आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के इस वेबिनार सीरीज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, हम लोगों ने अपने वेबिनार्स की सीरीज शुरू करी और आज हमारा 35वां वेबिनार है। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहते हैं। हमारे एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पे भी सब लोग आते हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से। और आप सब लोगों को जो आज नए हैं, उन लोगों को बता दूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर दिल्ली के पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, जिन्होंने दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और दिल्ली में बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज की फाउंडेशन की थी। वो एक बहुत ही अच्छे होम्योपैथ थे। उन्हीं की चलाई हुई हम इस दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे मिला हुआ है एज ए जनरल सेक्रेटरी। हमारे साथ आज हमारे पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह सर हैं, हमारी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्वेता सिंह हैं, आज के स्पीकर डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी सर हैं। डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी सर एचओडी हैं ऑप्शन गायनी डिपार्टमेंट के होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान के से। हालांकि जब एचओडी का नाम आता है तो हमें याद है कि जब एचओडी से बात करनी होती तो कितना मुश्किल होता था। डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी से मैं पहली बार इलाहाबाद में मिला था। मेरा एक छोटा सा लेक्चर था उनके साथ में, और जब मैंने डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी को सुना तो उन्होंने इस स्टाइल में लेक्चर दिया कि वो ऐसा फील ही नहीं होने देते कि वो एचओडी की उस पे हैं। हर एक स्टूडेंट से जा करके आराम से बात की, सबके क्वेश्चंस को इतने अच्छे से सॉल्व किया कि अगर कोई सबसे पीछे बैठा है तो सर खुद वहाँ उठ के गए स्टेज से, वहाँ पे जाकर के उनको समझाया। तो ये इनकी खास बात है, जब से मैं इनको बहुत याद करता हूँ। और इलाहाबाद का हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। तो बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी सर आपका। और मुझे पता है कि आप ऐसी शख्सियत हैं कि जल्दी से नहीं आते, लेकिन फिर भी आपने मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे हमारी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में आने का टाइम दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आपका स्वागत बहुत करती है। धन्यवाद सर, आज का जो टॉपिक है, सर ने जो मुझे बताया है वो है एक्सप्लोरिंग द रोल एंड यूजफुलनेस ऑफ होम्योपैथिक इंटरवेंशन एज ए नॉन सर्जिकल इंटरवेंशनल टूल। हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फिजिशियन सर्जरी से किसी पेशेंट को बचा ले तो एक सबसे बड़ी बात होती है। और एक्चुअल में एक अच्छे फिजिशियन का काम यही है कि वो किसी भी टाइप की पैथोलॉजी को ठीक करे, चाहे वो सर्जिकल हो, नॉन सर्जिकल हो। और अगर नॉन सर्जिकल को ठीक करता है तो एज ए फिजिशियन कहलाता है, लेकिन अगर वो सर्जिकल डिजीज को भी ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो सुपर फिजिशियन कहलाता है। तो सर में वो काबिलियत है। मैंने सर को इलाहाबाद में भी देखा था, और अब तो और भी एडवांस उन्होंने केस ठीक कर लिए होंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे कि सर कितना अपने पेशेंटों के साथ बिजी हैं, उसमें से छोटा सा टाइम निकाला आपने सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप आज हमें बताएं कि हम सर्जरी से कैसे बच सकते हैं। पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मेरा बहुत बहुत सौभाग्य स्वागत जी। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे परिवार का। जहाँ होम्योपैथ से वहाँ मेरा परिवार है, मेरा ये हमेशा मानना रहा है। तो मैं अपने परिवार में ही हूँ, और मेरे भाई समान डॉक्टर धीरज को, मैं दीपक को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में बोलने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य है। और बाकी जब आप कहेंगे दीपक जी, जहां आप कहेंगे, आपका ये भाई हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। एक छोटी सी समस्या आ रही है बच्चों को, उनको शायद आवाज नहीं आ रही, तो आप एक बार मैसेज कर दीजिए कि अनम्यूट योरसेल्फ, क्योंकि शायद बच्चे मैसेज टाइप कर रहे हैं, उनको आवाज नहीं आ रही। सर तो आप अपना जो मेरे माइक को तो आ रही है, मेरे को तो आ रही है ना। अपना जो माइक है वो थोड़ा सा जी, पास में ले लीजिए, तो आपकी हाँ जी। लो हो रही है बस। अब आवाज आ रही है सर मेरी? अब आवाज आ रही है सही ढंग हाँ से? जी, हमें तो आ रही है सर। चलिए सर। अब सर मैं टॉपिक पे आना चाहूंगा। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा पहले तो, कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं सिर्फ एक विनती ये करना चाहूंगा कि जो धीरे धीरे मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, अगर मैं आपसे मुखातिब हूँ 15 साल पहले, अगर आप इस कम्युनिटी त्यागी को जानते तो आप शायद एक्नॉलेज नहीं कर पाता, मैं खुद अपने आप को एक्नॉलेज नहीं कर पाता। लेकिन गुरु वाणी और गुरु का मंत्र बहुत बड़ी चीज होती है, जो गुरु पारस की तरह होता है। अगर आपको सही गुरु मिल जाए तो वो फिर पत्थर के अंदर बदलाव ला सकता है, बदलाव पत्थर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा यही चीज कहता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे गुरु डॉक्टर जेडी दरियानी साहब को, और मेरे गुरु डॉक्टर ताड़केश्वर जैन साहब को। दोनों ही मेरे गुरु हैं, और मैं परम सौभाग्य मानता हूँ कि इन दोनों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आगे आने में मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ 5-6 साल पहले अगर मुझसे कोई कहता, क्योंकि मैं बहुत फोकस्ड रहूंगा, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत बड़ा टॉपिक है, शरीर में कई ऐसे हिस्से होते हैं जहां सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। मेरा जो टॉपिक है वो स्त्री एवं प्रसूति रोग पर विशेषज्ञ फोकस करूंगा मैं।
और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि कैसे हम अगर चाहें तो बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं अपने अंदर। 7-8 साल पहले तक कोई मुझसे बोलता डॉक्टर साहब फाइब्रॉइड है, तो मैं यही कहता था कि देखो कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ बोलते समय भी मेरी आवाज में वो काबिलियत नहीं होती थी कि मैं उसको अश्योर कर पाऊं। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से, और जैसा मैं कह रहा हूं कि मैं ईश्वर की कृपा से ये कहता हूं कि आप दवा लेके देखो और आपको फर्क जरूर पड़ेगा, और ईश्वर लाज रखता है, और आप निश्चित माने होम्योपैथी से आप बहुत अच्छे चमत्कार कर सकते हैं। सर मैं इजाजत चाहूंगा आपसे स्क्रीन शेयर करने की। जी सर, प्लीज करिए, अलाउ है सर। जी सर। सर आई होप इट्स क्लियर। यस सर। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है मैं उस पर कहना चाहूंगा एक्सप्लोरिंग द रोल एंड यूजफुलनेस। तो एक होता है रोल। रोल ये होता है कि क्या पता आपका कोई रोल है या क्या पता आपका रोल नहीं है। कुछ समस्या ऐसी है जिसमें आप अगर हाथ डालोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। कुछ समस्या ऐसी होती है कि हम गलत हाथ डाल देते हैं तो पेशेंट ठीक नहीं होता और केस बद से बदतर होता जाता है, फिर 13 दिन तक होम्योपैथी का गुणगान होता है। तो रोल में तो हमें यह समझना है कि क्या किसी केस में हमारा रोल है या नहीं है, क्योंकि अगर हर जगह होम्योपैथी का रोल होता तो फिर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज अ स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, एंड इट डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन कि वो बहुत सजग होके किसी भी केस को, क्योंकि आज हम जो डील करने वाले केसेस हैं वो ऐसे केसेस हैं, उनको हम ऐसे केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत आसानी से कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं विदाउट एनी वार्निंग they may go into complications, so we have to be very cautious. Second है यूजफुलनेस, कि हम किस एक्सटेंट तक यूजफुल है एज अ नॉन सर्जिकल होम्योपैथिक इंटरवेंशन टूल। तो मेरी जो प्राथमिक आप लोगों से विनती है, आप लोगों से अनुरोध है, वो ये है कि हम अपना रोल भी जानेंगे, हम अपना यूजफुलनेस भी जानेंगे, कैसे हम अपने आप को कार्यकुशल साबित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो कितना अधूरा है, क्योंकि जब तक हम सामने वाले की कमजोरी को नहीं पकड़ सकते हमें अपनी ताकत का एहसास हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सोचते सब कुछ सामने ही है, तो फिर हमारे अंदर क्या है। तो आज इस चीज के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं उन पहलुओं को छूंगा जो मैं ऐसा सोचता हूं कि आपके लिए भी एक अच्छा विषय होगा सुनने का, समझने का, और आपके माध्यम से मैं भी इन सब चीजों को समझ पाऊंगा। जैसे ही किसी को कोई भी समस्या आए, कोई बात आए, आप अपना चैट बॉक्स में हाथ रेस कर दें, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ डिस्कस करने में। ये आपकी सबसे खास बात है सर। थैंक यू। मैं आपसे सीरियसली सभी से विनती करूंगा, मेरे जितने होम्योपैथ्स फ्रेटर्निटी मेरे साथ इस समय है, वो जैसे ही चाहे चैट बॉक्स में हाथ रेस कर दे एंड आई विल इमीडिएटली स्टार्ट डिस्कसिंग। लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है जो इस स्लाइड में लिखा है, एक होलिस्टिक प्रिस्क्राइबर की जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होती है वो बहुत ही ज्यादा अलग होती है उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से जो एक सर्जन या एक फिजिशियन बनाता है। तो इसीलिए एक कन्वेंशनल मेडिसिन का या किसी भी दूसरे फिजिशियन का, यहाँ तक के आप मान के चलिए कि एक दूसरे होम्योपैथिक फिजिशियन का भी जो सिम्टम पिक्चर हो सकता है वो आपके सिम्टम पिक्चर से अलग हो सकता है। तो जब आपके पास कोई भी केस आ रहा है, क्योंकि हम सर्जिकल इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं तो स्पेशली क्रॉनिक केसेस की बात कर रहे हैं, कोई भी केस आ रहा है तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पहले क्या टोटलिटी ऑफ सिम्टम है और अभी क्या टोटलिटी ऑफ आप क्या बना रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो प्लीज डोंट बी वरिड, whatever totality you are pursuing as per your best knowledge, be sure of that. The attitude of homeopathy towards surgery, होम्योपैथी कभी भी सर्जरी को इग्नोर नहीं करती, ये शुरू से मास्टर हेरमेन ने कहा है। बट rightly said, होम्योपैथी feels in a general way that there are many conditions, ऐसी बहुत सारी समस्या है, ऐसी बहुत सारी सर्जिकल कंडीशंस हैं जिनको अगर होम्योपैथी के भरोसे छोड़ दिया जाए तो पेशेंट बहुत बड़ी मुसीबतों से बच सकता है। यहाँ तक कि अगर मेरा ज्यादा तजुर्बा नहीं है, बट जितना भी तजुर्बा है कि कुछ सेरेब्रल सिस्ट्स, कुछ ट्यूमर्स मैंने देखा है, बहुत अच्छे फेलो होम्योपैथ से फ्रेटर्निटी में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको डेंजर जोन समझा जाता है। बहुत सारे होम्योपैथ्स पूरे विश्व में नेजल पॉलिप, डेविएटेड नेजल सेप्टम, एडेनॉइड्स, पल्मोनरी लीजन्स,
स्टमक लेजन्स, एब्डोमिनल लेजन्स, पॉलीलिथियासिस मेरा बहुत अच्छा काम है, पॉलीलिथियासिस जो कि सर्जिकल इंटरवेंशन समझी जाती है, इन सब में बहुत अच्छा काम कर रहा है। गॉल ब्लैडर रिमूव करना कहीं से कोई समस्या नहीं है, ट्रस्ट मी। वेदर यू रिमूव गॉल ब्लैडर और यू रिमूव यूट्रस, आप अपने पेशेंट को समझा दीजिए यू आर गोइंग टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशन। आप बंद करके आप उनको ये स्टेटमेंट बोलिए, यू आर गोइंग टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशन। और अगर आप अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से पेशेंट्स को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत डॉक्टर जे.एच. एलन के वर्ड से करना चाहूंगा। साथ ही साथ ये भी विनती करूंगा और अनुरोध करूंगा और आप कहें सख्ती से कहूंगा कि प्लीज हम जे.एच. एलन सर को पढ़ें। उन्होंने क्या कहा है उस समय के हिसाब से, ये 1800-1900 की बात है, none knew of its progressive changes bringing forth new process of disease, often with malignant aspect or running into chronic morbid states that often proved incurable to the most persistent treatment। यानी कि मैं ये कन्वेंशनल सिस्टम के लिए कहना चाहूंगा कि कन्वेंशनल सिस्टम जो कि आप आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, गायनेकोलॉजी की सिंपल कंडीशन पीआईडी किस तरह से कॉम्प्लिकेट हो सकती है फाइब्रॉइड और आगे यूट्राइन कैंसर में। कन्वेंशनल सिस्टम के लोग कभी भी नहीं देख पाते कि किस तरह से डिजीज प्रोग्रेस हो रही है। पीपल, दे मे बी एमसीएच, दे मे बी बिगेस्ट ऑफ देयर डॉक्टर्स विद देयर बिगेस्ट ऑफ लैब चैलेंजेस, उसके बावजूद भी वो नहीं देख पाते कि हाउ डिजीज हैज प्रोग्रेस्ड एंड इन व्हाट मैलिग्नेंट फेज इट कैन टर्न। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एनामनेसिस का उनका कोई रोल नहीं है। उनके लिए मेडिकल हिस्ट्री क्या है? सिर्फ लैब इन्वेस्टिगेशन। जबकि हमारे लैब इन्वेस्टिगेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी एनामनेसिस इंपॉर्टेंट है। एक लड़की जो बचपन में खूब मिट्टी खाती थी, जो लड़की 2 साल की उम्र में बोलना शुरू किया, 3 साल की उम्र में जैसे चलना शुरू किया, सर पे खूब पसीने आते थे, बहुत प्यारी सुंदर गोल मटोल लड़की हुआ करती थी, धीरे धीरे बड़ी हुई, 16 साल की, उसका पीसीओएस हुआ, उसको ठीक हुआ। 26 साल की शादी के बाद बड़ा हैवी मेडिकेशन के बाद उसका पीसीओएस ठीक हुआ। फिर उसको धीरे धीरे लिवर एब्सेस हुआ, वो भी धीरे धीरे ठीक हुआ। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया दवाइयों से, जिनको कहा जाता है बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और आज वो लड़की आपके पास विद इन प्रेगनेंसी 30-35 साल की उम्र में प्रेगनेंसी के साथ फाइब्रॉइड लेके आई है और बच्चा आईयूजीआर में आ चुका है। पहले वो अपना एक बच्चा खो चुकी है, दूसरा बच्चा फिर आ रहा है। उस कन्वेंशनल मेडिसिन के लिए अगर हम बात करें तो ये जो प्रोग्रेस ऑफ चेंजेस है राइट फ्रॉम द डे 1, जब वो पायका उसकी हिस्ट्री में था, चाइल्डहुड हिस्ट्री में, चाइल्डहुड हिस्ट्री में उसने बोला मैं तो 2 साल की बोलना शुरू किया, 3 साल की चलना शुरू किया, डिलेड माइलस्टोन्स, सर पे पसीना, फैट चबी। इट्स अ क्लियर कट मोस्ट प्रोबेबल इंडिकेशन ऑफ कैल्केरिया कफ। हम जंप नहीं करेंगे, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि दिस कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ कैल्केरिया कफ। बट वो सोच ही नहीं पाते। उत्तम जी, जो जे.एच. एलन ने कहा है ऑफ मैनिफेस्टेशंस फॉलो द सप्रेशन, यहाँ पर डॉक्टर जे.एच. एलन कैटरल चार्जेस और साइकोसिस को समझा रहे थे, बट मैंने आपके सामने पूरा का पूरा कैल्केरिया का पिक्चर रखा। तो ये ब्यूटी है होम्योपैथी की, कि किस तरह से होम्योपैथी बहुत ध्यान से पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री में जाके उसकी कंप्लीट एनामनेसिस को चेक करती है और एक होलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन बनाती है। और जब होलिस्टिक प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इट इज नॉट अ थिंग जो हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कर पाएंगे। ये करने के लिए हमें महीनों, सालों की मेहनत लगती है और ये एक अनंत जर्नी है। दिस इज एन एंडलेस जर्नी। तो आप याद रखिएगा, जे.एच. एलन को पढ़िए एंड प्लीज स्टार्ट स्टडीइंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई ऑब्जर्व इज वी डोंट स्टडी। हमने बीएचएमएस कर ली, एमडी, पीएचडी कर ली, उसके बाद हम सोचते हैं हो गया। नहीं, होम्योपैथी मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी कई जगह है जहां होम्योपैथी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है और जो हमारे बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इज देयर एनी साइंटिफिक एविडेंस ऑफ सप्रेशन ऑफ एक्यूट डिजीज इन चाइल्डहुड रिड्यूसेस क्रॉनिक नेचर। हम अभी एनामनेसिस की बात कर रहे थे, मैं आपसे चाइल्डहुड हिस्ट्री की बात कर ही रहा था। हेरिमेरन cautioned that by treating acute disease with allomedication strong doses is responsible for suppression of local systems which would increase the risk of future chronic disease। हेरिमेरन के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी होम्योपैथ थे जिन्होंने बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज दिए थे, वो थे डॉक्टर बर्नेट।
और जिनकी थ्योरी ऑफ वैक्सीनोसिस आज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। लेटर ऑन आज की तारीख में जब हम एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो बफे जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया symptomatic manifestations leads to imbalance between immunological phenomena of allergy and immunity। तो आप देखिए कि किस तरह से हैनिमैन के जो वर्ड्स थे वो आज की इस रिसर्च में साबित होते हैं। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि जब चाइल्डहुड बीमारियां सप्रेस होती हैं तो टी हेल्पर सेल्स और टी हेल्पर सेल्स 1 और 2 का एक इम्बैलेंस, एक इनइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। और ये जो बचपन में बीमारियां सप्रेस की जाती हैं, कैसे टी हेल्पर सेल्स 1 और कैसे टी हेल्पर सेल्स 2 के डिसइक्विलिब्रियम की वजह से एलर्जिक अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और पता नहीं क्या क्या बीमारियां जनरेट करती है। तो क्या हमारे में से किसी ने ये सोचा था कि जो होम्योपैथी का एस्पेक्ट है वो इस तरह से भी अप्लाई हो सकता है? तो मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़िए। देयर इज नो एंड टू स्टडी। यू मे बी BHMS, you may be MD. The degree is nothing. If somebody is PhD and somebody is BHMS, that degree is nothing. We all are brothers and sisters. We all are sharing a common platform, homeopaths. And as a homeopath, I would request you कि आप please पढ़िए. This one research of Mathai and Dr. Teixeira is a stepping stone. इन न्यूमरस रिसर्चेस हैं जो होम्योपैथी और उसकी बायोमोलिकुलर स्टडीज को फोकस करती है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि कैसे चाइल्डहुड सप्रेशन ऑफ डिजीज का is responsible for immunological manifestation of disease. Now coming to TH and T1 imbalance. मैं अगर आपसे और सर से रिक्वेस्ट करूं तो ये इस स्लाइड को ऑर्गेनर और मैथमेटिका से रिलेट करने पे 3 घंटे का प्रेजेंटेशन बन सकता है, जहां कैसे टी हेल्पर सेल्स का डिसइक्विलिब्रियम होता है तो इंटरल्यूकिन 1 और 2 बनते हैं, और जो डिजीज डोमिनेंस होती है वो सीलियाक, क्राउन्स, ग्रेव्स, हाशिमोटोस डिजीज होती है, यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस आती है। और जब आप TH2 टी हेल्पर सेल्स डोमिनेंट होती हैं तो आप देख रहे हैं किस तरह से सोरा साइकोटिक डोमिनेंट डिजीजेस निकल के आती है या मिक्स्ड मियास्मेटिक निकल के आती है। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं जब टी हेल्पर सेल्स 2 नीचे जा रही है, टी हेल्पर सेल्स 1 निकल के आ रही है, तो आप एक कॉमन चीज देखेंगे, सोरिक डोमिनेंट डिजीज और सोरा साइकोटिक और सोरा सिफिलिटिक, दैट इज ट्यूबरकुलर हाइटेंड सोरा, जो डॉक्टर जिया चलन ने कहा है, हाइटेंड सोरा, जिसको आप 4th स्टेट के नाम से जानते हो, ट्यूबरकुलर मायाजम। अब इस पे एक डिबेट खड़ी हो जाएगी, सर आप ट्यूबरकुलर मायाजम की बोल रहे हो, ठीक है आप ट्यूबरकुलर डायथिसिस बोल दीजिए, बट प्लीज डिबेट में मत पढ़िए, सीखिए ट्यूबरकुलर मायाजम डॉक्टर जिया चलन क्या कहना चाहते थे। तो अगर हम इस एक स्लाइड को अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे, एक तरफ है जहां डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस है, व्हिच आर गोइंग टुवर्ड्स द टर्शियरी मायाजम ऑफ सिफिलिस, और एक तरफ हम देख रहे हैं सूडोसोरा हाइटेंड मायास्मेटिक डिजीज है, एंड दीज आर वेल कोरिलेटेड विद होम्योपैथिक इंटरवेंशन। अब हम एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे जाते हैं, जो लीशमैनिया इन्फेंटम एक कंडीशन थी जहां एंटिम क्रूड का आप देखोगे, व्हेन यू विल गो थ्रू दिस स्लाइड आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैं तो आपको जस्ट आउट बता दूंगा कि जब एंटिम क्रूड दी गई तो बायोमोलिकुलर लेवल पे मेगाकैरियोसाइट्स जो थे उनके अंदर देखा गया। अब ये फंडामेंटल रिसर्च स्टडी है जो होम्योपैथी को बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करती है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड देयर वर 7 ग्रुप्स ऑफ देम, द G7 ग्रुप वाज एंटिम क्रूड ग्रुप, और उसमें साफ देखा गया फाइनली प्री एंड पोस्ट treatment studies resolved the reduction of megakaryocyte spleen changes in animal process. This study clearly indicated the role of antim crude in megakaryocyte modulation. तो ये बायोमोलिकुलर स्टडीज जो होती हैं ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि होम्योपैथी हैज अ ट्रेमेंडस स्कोप इवन इन बायोमोलिकुलर स्टडीज, वी शुड गो थ्रू इट। नेक्स्ट, population level effects of suppressive fever. Right from the day one, fever is the biggest challenge for any homeopath, whether it is a budding homeopath या मेरे जैसा छोटा मोटा homeopath या कोई बहुत बड़े बड़े established practitioners हैं. They always say fever is, once you suppress fever, you are creating a disease, and this population level effects of suppressed fever, this study clearly indicated that overall fever suppression increases the expected number of influenza cases and deaths in US. तो आपका जो सिस्टम है, आपकी जो थ्योरी है, वो कहीं से ऐसी नहीं है कि आपको एक बार भी मन में डाउट आए, बट सवाल ये है क्या आपने उस चीज को बहुत अंदर तक एब्जॉर्ब किया है या नहीं। सवाल सिर्फ ये है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले, और मैं अक्सर दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लेके नहीं आया
एक बहुत जबरदस्त सर्वाइकल फोरहेड एब्सेस का केस था। वो फोरहेड एब्सेस फॉस्फोरस से रिजॉल्व हुआ और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम था हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड सप्रेशन। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं 2 मिनट में उसको दिखा दूं सर। दीपक सर इजाजत है, उसको दिखा दूं? प्लीज, इजाजत नहीं, आज सभी कुछ आप ही का है। थैंक यू सर। 2 मिनट दीजिए, मैं आपको ट्रीटमेंट इसको डिस्टर्ब करते हुए दिखाना चाहता हूँ कि सर चेंज हो गई स्क्रीन? यस सर, चेंज हो गई। नाउ अगर आप इस केस में देख रहे हो, तो there is an art as well as science of homeopathy. This child is having a severe forehead abscess, and after repeated suppressions of small abscess, now we are facing this type of situation. और जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले अपनी उस स्लाइड में बता रहा था, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड सप्रेशंस ऑफ फीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम इन दिस केस. Next very important thing is buoyancy. What is buoyancy? You just look at this child जिसके माथे पे इतना बड़ा फोड़ा हो रहा है और आप उसकी आंखें देखिए. In these subsequent slides जहां पर ये कर्सर घूम रहा है, आप इसका एक्सप्रेशन देखिए. He is so curious. So this entire thing is the art and science of homeopathy, where you can see phosphorus U/3, how miraculously it has cured this child within a very short span of time. So let's coming back to our main point. This history of suppression of fever is a very, very important. Lycopodium has a very strong indication. No doubt China and there are several other remedies. But मैं सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि integrate your clinical organ and clinical medical repertoire with the present day knowledge and augment your knowledge of miasms. So now coming back to the point, this single line in homeopathy is easy enough to explain you homeopathy. The sorrow which has no vent in tears make other organs weep. So whenever you are seeing, मैं specifically female generative organ और fibroid पे आ रहा हूँ. So whenever you are seeing a case of fibroid, expect in some percent of the cases, maybe 15, 10, 30%, depends on your destiny, a history of injury. और उस injury को मैं आगे की slides में classify करूँगा. That injury could lead to the entire generation of a fibroid. Prolonged grief disorder की मैं बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे काबिल होम्योपैथ्स हैं जो जानते हैं कि ग्रीफ का बहुत बड़ा असर होता है. लेकिन क्या कभी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट ने ग्रीफ को एक्नॉलेज किया? द आंसर इज यस. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज अब जाके ये काम कर रही है, प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर को इंक्लूड कर रही है. एंड वी होम्योपैथ्स सिंस लास्ट 200 years have been practicing on this. देखिए, unexpected death was most common traumatic experience, most likely to be rated as respondents' worst experience. जिस चीज़ को रिसर्च अब साबित करने की कोशिश कर रही है, we as disciples of homeopath have been practicing these things since long and creating miracles. So मेरी आप सबसे again request है, whatever is there is the best. You just have to go back, read and search. There's nothing new. You just have to go back and research. So remember this thing. So let's coming back to the again one point. What is the problem with our scenario is? What is the problem in our scenario? जो कि मैं इस पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ. Whenever we are doing in a case taking, हमारे साथ यही स्थिति होती है. We are all standing on the bonnet of the car and looking in the car. आप सब इस पिक्चर को देख के समझ सकते हो प्रॉब्लम कहाँ है. प्रॉब्लम कार में कहीं नहीं है, प्रॉब्लम है उसके आसपास. बट हम पेशेंट उसकी डिजीज और उसके ये जो जस्ट फ्यू सिम्टम्स होते हैं ना 1-2 साल के, उससे इतना ऑब्नॉक्शियसली, जिसे कहते हैं ना, सम्मोहित होते हैं कि वो जो आसपास की जो समस्याएं हैं, जो सिम्टम्स पहले पड़े हैं, जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी एनामनेसिस. और मैं यहाँ आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं बार बार एक वर्ड कह रहा हूँ, एनामनेसिस. प्लीज अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप LM खान सर की किताब पढ़िए, होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग. और मुझे माफ कीजिए, मैं LM खान सर का प्रचार नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने अपने अंदर बदलाव लाया हूं, तो डॉक्टर LM खान सर की किताब को पढ़ के लाया हूं. LM खान सर की किताब होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग इतनी अच्छी किताब है जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करती है. इट वाज ड्यूरिंग माय PG
शायद 2004 से लेकर 7 तक मैंने उस किताब को अच्छी तरह से छान लिया था, लेकिन टिल दिस डेट इट इज ऑन माय टेबल व्हेन आई प्रैक्टिस। एनालिसिस के बहुत खूबसूरत उदाहरण दिए हैं डॉक्टर एल एम खान ने, और मैं कई ऐसे उदाहरण दूंगा, डॉक्टर सरला सोनावाला की किताब का उदाहरण दूंगा फर्दर रीडिंग के लिए। बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग उन चीजों को पढ़िए। द प्रॉब्लमैटिक केसेस आर सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड अ प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शन आपको खुद से करना होता है व्हेन यू आर टेकिंग अप द केस, कि क्या आप उस केस को रिजॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। Description explanation is limited to the patient or to you, but prediction is only related to you because you have to prognose the case. It is an unsatisfactory situation that will always confront us. तो इसका बेसिकली उत्तर क्या है, क्या करें, हमें अपग्रेड करना है। हम जो देख रहे हैं इस पिक्चर में कि हम सिर्फ उसी बंदे, उसी कार को उसी जगह फोकस कर रहे हैं, हमें अपना विजन बहुत ज्यादा ब्रॉड करना है। We really need to broaden our vision. हमें पता नहीं चलता कहां से कब हमें क्लू मिल सकता है। हमें एसोसिएट्स क्लू दे सकते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन क्लू दे सकता है, हमें हमारा वेटिंग चैम्बर का वीडियो मॉनिटर क्लू दे सकता है, हमारा उस पेशेंट से फोन पे बात करना जब वो आपसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, वो तक क्लू दे सकता है। सो बीइंग अ होम्योपैथ इज अ 24/7 जॉब। जितनी देर आप सीट पे हो उतनी देर का जॉब नहीं है। The language of homeopathy, the symptoms are spread anywhere and everywhere. The point is you should be receptive. और आप receptive कब बनोगे? एक अंग्रेजी में कहावत है जिसका मैं अक्सर पढ़ाते हुए इस्तेमाल करता हूँ, If something is not in your brain, your eyes will never see it. तो अब आप इस स्लाइड पे आइए, मैं आपको कन्वेंशनल मेडिसिन की बात बताना चाहता हूँ। जैसे तैसे ये जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी का एक काफी रेप्यूटेड जर्नल है, जो फाइब्रॉइड्स के लिए उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअलाइज्ड, हम इंडिविजुअलाइज करते करते थक जाते हैं। कम से कम ये इस इंडिविजुअलाइजेशन पे आए तो सही। अब ठीक है, क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजीज देखते हैं, ये सिर्फ नोजोलॉजिकली मटीरियलिस्टिकली रहता है, तो इनका कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन क्या है? साइज ऑफ द फाइब्रॉइड, लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड, desire to preserve fertility, but at least somewhere they are coming on individuality, and our individuality you all know. So when we are going to treat fibroids, हमें conventional system का अच्छे से पता रहना चाहिए where are they lacking, क्योंकि patients will always come with a treatment history of fibroids and with a treatment history of conventional system. अगर हमें कन्वेंशनल सिस्टम का मेथोडोलॉजी, प्रोसीजरल टेंडेंसीज नहीं पता, तो इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। कई बार हम उनके दवाइयों के सिम्टम को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों से, और बातें वो डिस्कस करूंगा जो ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। मैं आप लोगों से पहले ही एक चीज कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा तजुर्बा आप लोगों से डिस्कस करने नहीं आया, मैं कोई भी हवाबाजी करने नहीं आया। हवाबाजी मीन्स कि मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा ख्याल है, भूल जाइए आप इन बातों को। एक एक स्लाइड ये फेसबुक पे रिकॉर्ड है, फेसबुक पे लाइव है। दीपक सर जब आपको कहेंगे आपको इसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस प्रेजेंटेशन में लिखी हुई, कमेंट की हुई एक एक बात आप किसी भी कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ डॉक्टर को मुंह पे बोल सकते हैं विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस। That nothing you have to feel hesitant about anything. You can discuss and convey anything because it is based on scientific documents. So these are the treatment protocols: hysterectomy, artery embolization, ablation, this is thermal, and these are medical treatments. But what is their outcome? Their outcome is दवाइयों के बाद फाइब्रॉइड रिकर करता है, that is for sure, documented evidence है। जब females are contraceptive और hormonal therapy लेते, they exhibit massive withdrawal bleeding. In numerous cases we have seen potential side effects, आप सोच नहीं सकते इतने खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं। टेमोक्सिफेन, टेनाजोल, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, ये तीन वो दवाइयां हैं जो अंधाधुंध प्रिस्क्राइब होती हैं, और स्पेशली इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में ह्यूमन वैल्यूज बहुत कम आकी जाती हैं। इंडिया में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बिल्कुल रिपोर्ट नहीं किए जाते। राजस्थान का, जयपुर का केस था, खून निकाल रहे थे दवाई पेशेंट से, मजदूरों को बिठा बिठा के,
उस डॉक्टर का कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर मालपानी, कुछ भी नहीं हुआ उसका। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो एक नई चीज है आपको बताना चाहूंगा, हार्मोन डेप्रिवेशन इफेक्ट्स। और यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, प्रोस्टेट डिजीज को भी लाऊंगा और ब्रेस्ट कैंसर को भी लाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आपके पेशेंट्स आपके पास इलाज लेने की बात करेंगे, आप उनको क्लियर कट समझा सकते हैं हिस्टेरेक्टोमी की 100% पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, 1000% पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। अंग्रेजी दवाइयां ली, रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप पहले हार्मोनल टैबलेट्स ले रहे थे, विड्रॉल ब्लीडिंग आपको हो ही होगी। अगर आप इस तरह से एजुकेटेड वे में अपने पेशेंट से बात करते हैं, तो पेशेंट को ये लगता है दिस डॉक्टर नोज माय हिस्ट्री, दिस डॉक्टर नोज व्हाट कुड बी माय फ्यूचर। एंड इफ यू हैव अ बैलेंस वेयर यू आर एस्टैब्लिशिंग द हिस्ट्री एंड द फ्यूचर ऑफ योर पेशेंट, वो आप पे ट्रस्ट करेगा। क्योंकि जब मैं आपके पास केस लेके आऊंगा अंत में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पेशेंट 9-9, 10-10 महीने कैसे रुकते हैं। पेशेंट आपको 2 मिनट 2 घंटे नहीं देता अगर बुखार होता है तो। पेशेंट आपको आधा घंटा नहीं देता, आधा दिन नहीं देता अगर उसको तेज बुखार जुकाम होता है। तो यहां पर हम जिन केसेस की बात कर रहे हैं, जिन सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, दे रिक्वायर मंथ्स ऑफ फॉलो अप। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप बहुत कंसोलिडेटेड नहीं होंगे। आप कब तक कंसोलिडेटेड नहीं होंगे? जब आप स्वयं तो अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ होंगे ही होंगे, जिस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट के वो गुणगान करते हुए आते हैं, आपको उनके बारे में नहीं पता होगा। अब दिस इज अ वेरी कॉमन IUCD, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और रिसर्च कहती है इट डज नॉट रिड्यूसेस द फाइब्रॉइड वॉल्यूम, जबकि प्रोजेस्टेरोन एंड दिस LNG दे आर इम्प्रेसिवली यूज्ड। फर्दर RCTs ये कहती हैं कि नो डाउट ये ब्लड लॉस को तो बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। फाइब्रॉइड में मेनोरेजिया है, मेट्रोरेजिया है, इंटरमेंस्ट्रुअल यूट्राइन ब्लीडिंग है, तो दे आर वेरी गुड इन कंट्रोलिंग द ब्लड लॉस, बट दे हैव नो इफेक्ट ऑन फाइब्रॉइड ग्रोथ। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल की बात करनी है तो मेरे पास हेमामेलिस है, थेरेस्पी है, एरिजिरॉन है। मेरे पास क्या क्या नहीं है? मेरे पास एन न्यूमरस ऑप्शन है। मेरे पास वो कैरियर डॉक्टर साहब, हर ब्लीडिंग पहले से ज्यादा आती है, मैं पल्साटा दे सकता हूँ। मेरे पास हर 15 दिन में आती है और दर्द भयंकर होता है, मैं थैलेस्पी पे जा सकता हूँ। मेरे पास अगर सिवियर मैसिव क्लॉटेड ब्लीडिंग है और पेल्विक एरिया जबरदस्त अफेक्टेड है, एंड along with that pelvic area the pain is radiating to thighs, मैं सबाइना या और कुछ दे सकता हूँ। मेरे पास फिर सर आप, थैंक यू, एक्चुअली एक इमरजेंसी थी। अच्छा कोई बात नहीं सर। रियली सॉरी जी, सो आई एम रियली सॉरी, काइंडली फॉरगिव मी, लेट मी कम बैक। So we were on this therapeutic effect of LNG. Clearly research has said hey, it has a significant effect on reducing the blood volume, but for that we have customized individual specific tailor made remedies. तो हमें उनकी ब्लड फ्रेनेक्सिया से कोई लेना नहीं है। We are far more superior. Yes, I'll be repeating. Moto G5 Plus, I'll be repeating. We are far more superior than the LNG or IUS they are using. हम थेरेपी की बात कर रहे थे, where we have every 15-day modality of menses reappearing with excessive pain and complete adynemia. Adynemia कमजोरी के लिए नहीं कहा जाता, अत्यधिक भयंकर मौत जैसी कमजोरी के लिए एडाइनेमिया कहा जाता है। We have हेमामेलिस, we have severe pelvic pain syndrome, जहां पूरी pelvic टूट जाती है, wet along with that clotted blood going to lower extremity sabina. So we have several customized medicines which are suitable for management of the pain as well as holistic management of the individual. So we don't need this LNG. इस LNG के कई ज्यादा अच्छी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। Next, GnRH. These are the most latest therapeutic tool of conventional medicine. And you see what does this research says? They are expected to shrink by 50%. Now that's a very good. अगर आप कोई दवा ले रहे हो, वो 50% रिजल्ट अश्योर कर दी है, that is a very good thing. But bone of contention क्या है? माथोड़ी क्या है? It is restricted to 3-6 months interval, जिसके बाद रीग्रोथ हो जाती है।
और आपके पास पेशेंट्स इसी चीज को लेके आएंगे, आपको नहीं बताएंगे। आपको अगर इस चीज का पता है, आप प्रिस्क्रिप्शन देख के, ड्यूरेशन देख के अपनी बेसिक इंटेलिजेंस से बता सकते हैं कि पेशेंट हैज बीन ट्रबल्ड अ लॉट। नाउ हार्मोन डेप्रिवेशन थेरेपी कितनी खतरनाक है आपको इस स्लाइड से पता चलेगा कि देयर आर न्यूमरस साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस हार्मोन डेप्रिवेशन थेरेपी। इट लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, कॉग्निटिव डिक्लाइन। नाउ प्लीज सी, ये प्रोस्टेट कैंसर की बात हो रही है। मैं 1 मिनट के लिए अपने पॉइंट से भटका जरूर हूं, बट दैट डजंट मीन कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फीमेल्स। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल इन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, all these, now this Oxford, now I'll go back to the previous slide. Now this journal of aging research, this paper provides an overview of an independent effect of strength training on common muscular, skeletal and metabolic side effects of hormone repression therapy in prostate as well as breast cancers. यानी कि ये पेपर साफ साफ क्लियर कट इंडिकेट करता है कि कैसे हम मस्कुलोस्केलेटल और मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो यंग फीमेल है, ये जो पेपर बताता है वो ये बताता है कि भाई ये जो यंग फीमेल्स हैं, आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। कई लोगों ने कहा डॉक्टर त्यागी आप बहुत तेज बोल रहे हो, तो मेरे साथ ये एक इनबॉर्न डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट मान लीजिए, मेरी मशीन में ही डिफेक्ट है कि मैं बोलते बोलते तेज हो जाता हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। सर ये जो तेज बोल रहा है ना, एक्चुअली कॉन्फिडेंस इसी में दिखता है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। थैंक यू सर। बट आप ये चीज समझिए कि ये जो रिसर्च है ये साफ बता रही है, आई एम कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, ये जो महिलाएं कम उम्र की हैं वो तो इस टैमॉक्सिफेन या जो भी दवाई है जो एंड्रोजन डेप्रिवेशन करती है उनको तो सहन कर सकती है, बट जो ज्यादा उम्र की महिलाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट मिलेंगे। अरे भाई, तो हमारे पास तो केसेस तो ऐसे ही आते हैं जब पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी, उसकी डायनामिक्स वीक हो चुकी है और तुम्हारे दिए हुए दवाइयों से वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। So this is a high time now that we should start educating our patients and simultaneously bring them on our system. अब ये देखिए दूसरा पेपर क्या कहता है मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी का। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड जर्नल एनल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी, tamoxifen which inhibits the activity of estrogen by competitively binding the estrogen receptors continues to be an important component of adjuvant treatment for patient with tumors. Now adjuvant is chemotherapy or whatever, उसके साथ इसको दिया जाता है। Treatment with 5 years of tamoxifen has been shown to be effective for reducing the risk of recurrence of disease and death in premenopausal women और postmenopausal women. Now ये सब बड़ा अच्छा है, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, वाओ, एनल्स ऑफ ऑन्कोलॉजी टैमॉक्सिफेन के बारे में कितनी अच्छी बात कह रहा है। हार्मोनल थेरेपी इन ब्रेस्ट कैंसर, ये एक डिजीज, ये एक रिसर्च पेपर था। बट हम थोड़ा आगे देखते हैं। द एफिकेसी ऑफ टैमॉक्सिफेन इज डिपेंडेंट ऑन ट्रीटमेंट कंप्लायंस एंड पोटेंशियल फॉर रेजिस्टेंस। अब आ गई आपकी ससेप्टेबिलिटी। ये थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि ये पार्टिसिपेंट्स की पिक आ रही है। डिस्पाइट द ग्रेट बेनिफिट टू टैमॉक्सिफेन एज डिस्क्राइब्ड अबव, approximately 1/3 of women treated with adjuvant hormone therapy will have recurrence of their cancer. So that means you are milking your patient, you are juicing money from your patient, and along with your treatment there is a full recurrence after your medication. भाई हम होम्योपैथ्स क्या बुरे हैं यार? We are in a line where we are treating the patient, and if there is a recurrence, there is a limitation of a homeopath. It is not a limitation of a homeopathy. So you see, this is what they will never tell their patients, and you will be surprised. ये molecular oncology है जिसका Annals of Oncology journal है, और टॉपिक का पेपर का नाम है molecular oncology in hormonal therapy. Now just see what is this another research paper saying. Tamoxifen decreases breast cancer recurrence, blah blah blah. Despite these proven benefits, tamoxifen use is often limited due to its side effects. और ये जेनेटिक लेवल पे जाकर tamoxifen अफेक्ट करती है पेशेंट्स को। ठीक है, तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी वेरी फर्म इन योर सिस्टम।
your system has unimaginable potentials, and the other system has unimaginable side effects. Now मैंने एक छोटा सा काफी रिसर्च पेपर्स को स्टडी करने के बाद एक जेस्टॉल्ट बनाया है जिसको आप याद रख सकते हैं। ब्लू साइड में मेल्स के हैं, पिंक साइड में फीमेल्स के हैं। ये एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी जो होती है, हार्मोनल थेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं, कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम साइड इफेक्ट्स हैं, शुगर साइड इफेक्ट्स हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस साइड इफेक्ट्स हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि आपके पास एक फाइब्रॉइड का पेशेंट चल रहा है और वो डायबिटीज के लक्षण शो करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन शो करता है, तो आप घबराइए मत। आप उसको ये समझाइए कि भाई ये तुम्हारी दवाई की वजह से हो सकता है। She may have several hot flushes, क्योंकि patient will immediately come to you क्योंकि you are the physician. तो these knowledge, ये मैंने इतनी सारी स्लाइड्स जो आपके साथ डिस्कस की हैं, ये मुझे बहुत मान के चलिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि जब मेरे को पेशेंट पूछो करता है डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, 2 महीने हो गए, अचानक बीपी चल रहा है। मैंने कहा आपकी पुरानी दवाई एकदम से बंद थोड़ा हुई है। नहीं डॉक्टर साहब काफी कम हो गई है। मैंने कहा उसको और बंद कर दीजिए। अब आपको पता है कि ये जो पेशेंट है कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स या जो भी सिम्टम्स शो कर रहा है, ये उसकी दवाई के साइड इफेक्ट है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पेशेंट को अगर मेल पेशेंट आप देख रहे हो इरेक्टाइल प्रोस्टेट के, हमारे पास अनगिनत, मैं जानता हूं मेरी फ्रेटर्निटी अनगिनत केसेस ठीक करी है प्रोस्टेट के, लेकिन अगर उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो भैया आपकी दवा का कोई लेना देना नहीं है। वो जो कन्वेंशनल दवाइयां छोड़ नहीं पा रहा, ये उन सब का लेना देता है। तो प्लीज बी फ्री एंड स्टार्ट ट्रीटिंग। Now I'm coming to the biggest nuisance, medical menace, contraceptives. There are so many side effects of these contraceptives: hirsutism, android obesity, androgenic alopecia, like anything. Now, what does this Hindway International Journal of Reproductive Medicine paper suggest to you? Hormonal contraception can cause female sexual response impairment. To how and whom are open critical questions. यानी कि ये बता तो पा रहे हैं कि हार्मोनल रिस्पांस, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन फीमेल के सेक्सुअल रिस्पांस को बदल देता है। किसका बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये इनकी रिसर्च नहीं बता पा रही, क्योंकि जिसकी ससेप्टेबिलिटी वीक है वो सब प्रीडिस्पोज हो रही है, जिसकी ससेप्टेबिलिटी नहीं है जो झेल पा रही है, जिसके अंदर इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, जिसकी मेडिकल हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, जिसका इम्यूनिटी लेवल, इम्यून कॉम्प्लेक्स लेवल बहुत अच्छा है, वो उसको सहन कर पा रहे हैं। बट आप ये मान के चाहिए और अपनी केस टेकिंग में, फीमेल केस टेकिंग में, whether you are having menorrhagia, metrorrhagia, leukorrhea, please contraceptives की detailed history लिया कीजिए, detailed history. Now विलियम्स ये यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना आसानी से सर्जिकल करा दो, पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर साहब आपसे राय लेने आते हैं, हिस्टेरेक्टोमी, what does this say? Hysteroscopy or laparoscopy, they may be considered safe and effective and are still the gold standard surgical options, but remember one thing, they are not free from short term and long term sequelae. मैं आप सब से जो इस समय मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, 90 to 90 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आपको ये ऑथेंटिकली कहना चाहूंगा कि आपको जब भी कोई हिस्टेरेक्टोमी का केस मिल जाए, पूछिएगा उससे बॉडी में क्या चेंजेस आए। मुझे 90% की एश्योरेंस है, मैं मेरे गायनी ओपीडी में हफ्ते में 2 दिन बैठता हूँ, जहां मुझे ये केस मिलता है मेरा तो 90% का रिकॉर्ड है, आई एम सीइंग कॉम्प्लिकेशंस। और भगवान ने चाहा तो शायद 10 साल 15 साल लग जाए, बट एक दिन मैं हिस्टेरेक्टोमी के कॉम्प्लिकेशंस पे कुछ ना कुछ मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। और मैं ये फूड फॉर थॉट, बीज जिसे कहते हैं, ये बीज आज 100 लोगों को देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ 100 से ये 1000, 1000 से ये 10,000, 10,000 से ये लाख लोगों तक जाए कि प्लीज आप लोग इस चीज को डिस्कस कीजिए। Whenever you see any case of hysterectomy, आप प्लीज डिटेल्ड हिस्ट्री में जाइए, कुछ हुआ, उसके बाद शरीर में चेंज आया। देखो पेशेंट नहीं जानता, मेडिकल हिस्ट्री साल लेती है डेवलप करने के लिए, लेकिन आप जब अपनी होम्योपैथिक एक्यूमेन, होम्योपैथिक नॉलेज से पेशेंट की केस प्रोफाइल को एक्सप्लोर करोगे, पेशेंट की केस एनालिसिस करोगे, केस परसीविंग करोगे, आप समझोगे। और अगर आपको कोई बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल मियास्मेटिक इंटरकरेंट दवाई मिलती है, आप पहले उसी को दीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आफ्टर योर केस टेकिंग, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, थायराइडिनम नाम की दवाई 1m पोटेंसी में ससेप्टेबिलिटी के हिसाब से, अब डोज का रिपीटिशन ससेप्टेबिलिटी पे आ गया, देखिए
हो सकता है कोई 1 डोज ले जाए, हो सकता है कोई 5 डोज ले जाए, हो सकता है कोई 15 डोज ले जाए। ये आपके पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, विथ ऑथेंटिकेशन मैं कह रहा हूं, केसेस ऑफ हिस्टेरेक्टोमी, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई को नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपको केस टेकिंग के बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई समझ में नहीं आ रही है, आपको शादी ब्याह के रिसेप्शन में जाना है और आपके पास टाइम नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है, थायराइडिनम को आप ससेप्टेबिलिटी के हिसाब से देखिए। मैं तो अपने ओपीडी में दे ही रहा हूं और मुझे जरूर थायराइडिनम देने के बाद आराम आता है और उसके बाद पेशेंट सिम्टम लेके आता है। आप एलोस को जाके मेट्रोमेडिका प्यूरा से पढ़िए। मैं आज आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, प्यूरा से पढ़ने के बाद आपको एलोस का एक ऐसा इंडिकेशन मिलेगा जो शायद 100 में से 99% लोग नहीं जानते होंगे क्या है। एलोस का इंटरकरंट यूज। आप लोग एलोस को हेमरॉइड्स में देते हो, कहीं भी देते हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एलोस को कब एज एन इंटरकरंट प्रिस्क्रिप्शन देना है। ओपनिंग केस ही मेरी एलोस हो जाती है, जहां ना तो हेमरॉइड्स होता है ना कुछ होता है। वो मेट्रोमेडिका प्यूरा में लिखा है। मैं चाहूं तो आपको वो भी बता सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं फ्रेटर्निटी से कि प्लीज आप लोग मेट्रोमेडिका प्यूरा को खोलिए। मैं आप लोगों के प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए पढ़ रहा था, तो आप यकीन जानिए मुझे बहुत अच्छी चीज मिली। और हम जैसे ही कोई चीज पढ़ते हैं ना, हमारे पास उसका केस आ जाता है। कीमाफीलिया अम्बलेटा, दवा का नाम है कीमाफीलिया अम्बलेटा, पोटेंसी है 3x, और लिखा हुआ क्या है उसके लिए, केसेस ऑफ फाइब्रोएडेनोमा ऑफ यंग गर्ल्स वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ पेन। अब कितनी कमाल की बात है कि सारी अक्यूट कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर टोटलिटी इसी एक लाइन में सिमटी हुई। तो आप देखिए, मेरा काम था आपसे डिस्कस करना, और मैं अपना ईमेल और फोन नंबर अंत में जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट, सो there are 100% cases of, there are 100% chances of this complications of hysterectomy. Now that's all. ये एक अंधाधुंध दवाई दी जाती है एलोपैथिक साइड में, और ये इतनी ज्यादा खराब दवाई है जिसके पोटेंशियल रिस्क आप पढ़िएगा। इट इज नोन टू इंड्यूस हाइपरटेंशन इन पेशेंट्स। तो अब बात आ जाती है बेसिक बॉटम गोल्डन लाइन क्या है। 15 साल पहले कमलेंद्र त्यागी में क्या फर्क था और आज 15 साल बाद इस कमलेंद्र त्यागी में क्या फर्क है। 15 साल से कमलेंद्र त्यागी हाथ फैला के खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ सीख जाए। वी ऑल आर स्कूल्ड, हम सब ने BHMS की हुई है, हम सब ने डिग्री ली हुई है, बट हम कितने एजुकेटेड है हमारा टाइम बताएगा और हमारे पेशेंट्स बताएंगे। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पेशेंट्स बताएंगे। तो उसी तरह से आप कितने, आप सबने BHMS की है, मैंने भी BHMS की है। हो सकता है उनमें से कुछ हजार, सैकड़ों में से 50 ने MD की होगी, 2-5 ने PhD की होगी, इन सब की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम कितने एजुकेटेड है ये हमारा पेशेंस और हमारा वक्त बताएगा। हम में से कोई भी पीछे जाके अपने आप को नहीं सुधार सकता। मैं कभी मेरी जिंदगी के BHMS के दिनों में नहीं जा पाया सुधार करने, ना मैं जाना चाहता हूँ। वो भी एक मेरी जिंदगी थी जिसको मैंने बहुत फुल्ली जिया, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं कभी ये नहीं कहता कि आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ओ आई वॉज सो गुड, मैं बिल्कुल नहीं कहता ये सब। जब पढ़ाता हूँ तब भी नहीं कहता, बट हाँ, जब मुझे गुरु मिले, जब मुझे डॉक्टर दरियानी मिले, जब मुझे डॉक्टर तारकेश्वर जैन मिले, तब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आप लोग आज, यू कैन मेक दिस स्टार्ट फ्रॉम दिस मोमेंट डे। हाउ डू वी परसीव द सर्जिकल इंटरवेंशंस, वी एज होम्योपैथ्स। हम सर्जिकल इंटरवेंशंस को कैसे देखते हैं? हम देखते हैं, हमारे बॉस ने कहा, हमारे सर ने कहा, हमारे गुरु होम्योपैथी के जन्मदाता ने कहा, थ्रू द आईज ऑफ डायनामिज्म। थ्रू द आईज ऑफ डायनामिज्म और एफोरिज्म 5 हम क्रॉनिक डिजीजेस को देखते हैं, हम सर्जिकल डिजीजेस को देखते हैं। और यहां पर 3 छोटी छोटी चीजें लिखी हैं, थिंकिंग, फीलिंग, बिलीविंग। बस यही सोचते रहो, कब मेरे पास केस आएगा, और सोच सोच के पढ़ते रहो, और फील और बिलीव रखो कि मैं पता नहीं क्या क्या कर सकता हूं। और रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज दी आई। हमें पेशेंट के अंदर झांकना है। जब तक वो पेशेंट के अंदर नहीं झांकेंगे ना, हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो मेरा कोई भी प्रेजेंटेशन हो, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय फ्रेटर्निटी, मेरा कोई भी प्रेजेंटेशन हो, मैं इस एफोरिज्म को नहीं छोड़ता। अगर आज मैं कुछ किसी भी लायक हुआ हूं आपके सामने 2 शब्द बोलने के, आप याद रखो,
उसके पीछे ये अफोरिज्म है, और मेरी जिंदगी निकाल सकता हूं मैं इस अफोरिज्म पे बोलने के लिए। मेरे शब्द खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये अफोरिज्म मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। अभी कुछ दिनों पहले मैं बीजेन का सेमिनार ले रहा था, 1.5 घंटे का सेमिनार, मैं सिर्फ कैरेक्टर 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 पे बोलता रहा। बिल्कुल अलग प्रेजेंटेशन था वो इससे, और वहां मुझे सिर्फ कैरेक्टर समझाना था। और आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा मायाजम्स को लेके आपके साथ जाऊं, अंडरस्टैंडिंग द टेनेट्स ऑफ होम्योपैथिक इंटरवेंशन इन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। अब मैं बेसिक चीज पे आ रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग एज अ होम्योपैथ मैनेजमेंट। हम 2 स्लाइड्स देख रहे हैं, आपको ये देखते ही पता चलना चाहिए ये जो स्लाइड है ये स्टोन की है और ये जो है ये फाइब्रॉइड है। एक असली डॉक्टर वो है जो इन दोनों एक्सरेज को देख के बता दे कौन सा स्टोन है कौन सा फाइब्रॉइड है। तो गायनेकोलॉजी जो डिजीजेस होती है उसमें किस तरह से हेनिमेरियन फिलॉसफी लगती है, ये मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको देख सकें। मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा अब खास तौर से, लेकिन प्लीज आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने की, एंड आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस। आप लोग अभी नहीं बोल पा रहे, प्लीज मेरे को मेल लिख के भेज दीजिए। वैसे ही कोरोना चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, फ्रेटर्निटी के साथ टाइम डिस्कस करने के लिए मैं हमेशा फ्री हूं। देखिए मायाजम क्या है, हम मायाजम को बहुत तरीके से जानते हैं, लेकिन एक साउथ अमेरिकन ऑथर थे डॉक्टर थॉमस पाब्लो पास्ट्रो, वो मायाजम के लिए बताते हैं कि ये इन्फेक्शन ठीक है नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा, ना इंटॉक्सिकेशन है, लेकिन ये वाइब्रेटरी ऑल्ट्रेशन मैंस वाइटल एनर्जी है। और मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है। इसको बताने के लिए मैं एक चीज कहूंगा, 2 घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे, हम सबको 15 से 25 में मोहब्बत हो जाती है। और वो मोहब्बत क्या होती है, कोई ना कोई शख्सियत हमारी रूह को छू जाती है, कोई ना कोई इंसान हमें इतना खूबसूरत इतना अच्छा लगता है कि हमारा वाइटल प्रिंसिपल बावला हो जाता है, डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल प्रिंसिपल हो जाता है, हम एक बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। उसी तरीके से कई लोग हमें मिलते हैं, हम उनसे रिपल्सिव हो जाते हैं, हमें पसंद नहीं आते वो लोग। वो है वाइब्रेटरी एनर्जी जिसका यहाँ डिस्कशन हो रहा है, और वो वाइब्रेटरी एनर्जी डिटरमाइन करती है बायोलॉजिकल बिहेवियर को। आज मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आपने सैकड़ों प्रेजेंटेशन सुने होंगे मेरे साथ। पता नहीं क्यों मेरे स्टूडेंट्स और वो बोलते हैं सर आप पढ़ाते हो आपकी बाहें ऊंची हो जाती है, ये मेरा बायोलॉजिकल बिहेवियर है। आप लोग कोई भी प्रेजेंटेशन सुनोगे, हर बंदा अलग अलग तरीके से देगा। तो जो पास्चरो सर ने कहा है वो बहुत सही कहा है, मायाज्म इज अ वाइब्रेटरी एनर्जी जो हमारे बायोलॉजिकल बिहेवियर और जनरल कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करती है। और आप फिर आ जाओ इस स्लाइड पे, कॉन्स्टिट्यूशन को होम्योपैथी में जितना अच्छा समझा गया है, हमारे मास्टर हेनिमेरियन सर ने जितना अच्छा बताया है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो ये वाइब्रेटरी एनर्जी डिस्पोजिशन है या प्री डिस्पोजिशन है? सर आप कुछ कहना चाहते हैं? दीपक सर, जी दीपक सर कुछ कहना चाहते हैं सर आप? नहीं सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। टाइम हो गया अपना, 1 घंटा हो गया। नहीं, हमारे पास बहुत लिमिट है, हम लोगों ने 11:30 बजे तक भी वेबिनार्स करे हैं। अच्छा बस ठीक है, आई होप अगर किसी को दिक्कत हो जाए तो प्लीज बोल दीजिएगा, मैं तुरंत बंद कर दूंगा प्लीज। तो ये मायाज्म से रिलेटेड आखिर चक्कर है क्या? ये डिस्पोजिशंस भी है, ये प्री डिस्पोजिशंस भी है। तो हम बेसिकली समझते हैं ये डिस्पोजिशन और प्री का फर्क है क्या। प्री डिस्पोजिशन हमें वहां मिलता है जहां हम फैमिली और पास्ट हिस्ट्री को पकड़ते हैं पेशेंट की, कि लगातार अस्थमा चला आ रहा है, लगातार डायबिटीज भी है, कैंसर भी है, फाइब्रॉइड्स भी हैं, लगातार फाइब्रॉइड्स हैं, माँ के भी हैं, बड़ी बहन के भी हैं, उसके खुद के भी हैं। ये हमें प्री डिस्पोजिशन को समझाता है। और इसको अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो आप कैंट्स ने मैट्रीमेडिका थुजा दी है उसको पढ़ो, और सरला सोनावला के नोजोड्स को आप पढ़ो। सरला सोनावला ने बहुत, डॉक्टर विश्ववाला पार्थसारथी की मदद थी। डॉक्टर विश्ववाला पार्थसारथी एक बहुत बहुत, आई थिंक शी इज द फीमेल टॉर्च बेरर ऑफ होम्योपैथी। और अगर आप लोग में से कुछ लोग डॉक्टर विश्ववाला पार्थसारथी को जानते हैं तो मैं उन्हें रानी लक्ष्मीबाई कहता हूँ होम्योपैथी की, कि वो सिंगल हैंडेडली होम्योपैथी को इतना आगे ले जा रही है, इतना अच्छा एनजीआई जर्नल चला रही है। उनकी मदर की लिखी हुई किताब है नोजोड्स पे, आप लोग प्लीज उस किताब को पढ़िए, आपके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर होंगे जिसकी कोई हद नहीं। नेक्स्ट, अगर डिस्पोजिशन समझना है हमें तो ये टेंडेंसी है, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है, एक तरीका है, एक कैरेक्टरिस्टिक। आप लोग अगर ऊपर से निकल रहे हैं जयपुर के ऊपर से, तो आप लोग ये नहीं कहेंगे बिरला मंदिर आ गया,
जयपुर आ गया। आप लोग ये नहीं कहेंगे कि गोविंद देव जी का मंदिर आ गया, आप लोग कहेंगे हवा महल आ गया। जयपुर सिर्फ और सिर्फ हवा महल से पहचाना जा सकता है। दिल्ली में ही लाल किला, कुतुब मीनार है और कहीं नहीं है। चार मीनार हैदराबाद में है। तो ये उसकी टाइपोलॉजी है, ये उस पेशेंट की टाइपोलॉजी है। तो दिस डिस्पोजिशन इज एन एग्रीगेशन और कलेक्शन of attributes, trials, qualities of an individual on the intellectual sphere, on the mental sphere, on the physical plane. तो फिर मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइंड पकड़ा जाए, फिजिकल प्लेन पे भी बहुत कुछ मिलता है। और ये डिस्पोजिशन हम उसके फिजिकल फैक्टर्स, इमोशंस, इंटेलेक्ट और इन सब से मिलता है। अब हम आते हैं मियास्मेटिक प्रोफाइल क्या है। ये उसकी पैथोलॉजी को हमें समझाती है। क्योंकि हम वेबिनार में हैं, इंटरपर्सनल होते तो मैं आपको एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन समझाता, बट अभी मैं एक स्टेटमेंट वाइज आपको समझा रहा हूं कि पेशेंट की पैथोलॉजी किस स्टेट में है, उसकी लैब इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ उसका मायोस्मेटिक प्रोफाइल समझाता है, प्रोग्नोस्टिकेट करता है कि हम वास्तव में इस केस को ढंग से डील कर पाएंगे या नहीं, या हमें सर्जरी में भेज देना चाहिए। देखिए, कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि आप जाइए और सर्जरी करा लीजिए। आप सच बोलेंगे, पेशेंट आपकी इज्जत करेगा, वरना सर्जरी तो होनी है, बाद में वो आपको पूछेगा। इट हेल्प्स टू जज कि आज अगर आप दवा दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता पेशेंट डिजीज एग्रेवेशन में गया, तो आप संभाल भी पाओगे या नहीं। और कई बार पेशेंट्स आपके पास आते हैं, मैं 3-3 साल की केस रिपोर्ट देखता हूँ, 3 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड 7 सेंटीमीटर में हो चुका है 3 साल में। तो फिर ये जो स्थिति है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बनाने में काम आता है। तो दिस मास इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पीआईडी के स्पेक्ट्रम पे आ रहे हैं। देखिए, पीआईडी होता क्या है, बहुत कॉमन गायनेकोलॉजिकल एलिमेंट है, बहुत ज्यादा देखा जाता है और इजीली गायनेकोकल और पायोजेनिक मैनिफेस्टेशंस होती है, साल्पिंग्स, पायोसाल्पिंग्स, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये सब है क्या बीमारी, वो उसका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है और लगातार सप्रेस होता जा रहा है। और जेएच एलन कह रहे हैं कि अब ये मायोस्मेटिक डिस्पोजिशन इसके अंदर डेवलप हो रहा है। ये पीआईडी कन्वेंशनल अरे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट छोड़िए, पेशेंट हरे पत्ते की गोली, नीले पत्ते की गोली खा खा के जो दर्द है उसको सप्रेस करता है। जब उसके ग्रीन लिकोरिया आ रही है तो उसको नहीं पता कि उसको गोनोरियल इंफेक्शन हो रहा है। अगर उसके पीले कलर का लिकोरिया आ रहा है तो उसको नहीं पता क्लेमाइडिया हो रहा है। अगर उसका वाइट थिक लिकोरिया आ रहा है तो उसे नहीं पता एक स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरियल कॉजेज है। लेकिन उसको तो उसकी वजह से जो दर्द हो रहा है वो उसको एलोपैथिकली सप्रेस कर रहा है और वो एक जबरदस्त मियास्मेटिक प्रीडिस्पोजिशन अपने अंदर पैदा कर रहा है। अब साइमल्टेनियसली उसकी लाइफ पे आ जाइए, उसका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, उसका सिंगल पार्टनर है, उसका मल्टीपल पार्टनर है। कई बार औरतें इसमें बहुत परेशान होती हैं। औरतें बहुत पायस हैं, लेकिन उसका हस्बैंड, उसका काउंटर पार्ट सचिन तेंदुलकर है और वो वहां से इंफेक्शन लाके फीमेल को इम्प्रेग्नेट करता है। कई बार देखा गया है, आप लोग देखिए, डिलीवरी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पोस्ट डिलीवरी फीमेल का थर्मल स्टेटस चेंज हो जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इन सारी कंडीशंस में मायोस्मेटिक प्रोफाइल का बहुत फर्क पड़ता है। और इन सब को लेकर जब फाइब्रॉइड आता है तो ऑब्स्टेट्रिकल तो आईयूजीआर कॉज करता है, अगर नहीं है तो ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन में दूसरी चीज को आता है, फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। अगर इन दोनों को छोड़ दे तो गायनेकोलॉजी में वो मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और ये सब चीजें कॉज करता है। सो जब हम केसेस, अब हम आते हैं हमारी एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा तेज हो रहा हूं। अब हम आते हैं हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। तो जब हमें हमारी नॉलेज को अप्लाई करना है, तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था इंजरी, और इंजरी का मतलब यही नहीं है कि चोट। इंजरी का मतलब है फिजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, सेक्सुअल ट्रॉमा, स्पिरिचुअल ट्रॉमा, न्यूट्रिशनल और फूड ट्रॉमा, डिजीज ट्रॉमा, ड्रग टॉक्सिसिटी ट्रॉमा, जो मैं आपको अभी ढंग से समझा चुका हूं, एनवायरमेंटल ट्रॉमा। और आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छी किताबें हैं जो इंडिविजुअल ड्रग्स के हिसाब से, अगर एक लंबा प्रेजेंटेशन होता और मुझे मौका मिलता पूरे लंबे समय में समझाने का, तो मैं आपको एपिस, एलोज, वैक्सीनियम, वेरियोलाइनम, इन सब का समझाता कि किस तरह की ड्रग के साथ इनका लेना देना है। अगर सेक्सुअल ट्रॉमा है तो कौन सी, पूरी की पूरी टोटलिटी आ जाती है सेक्सुअल ट्रॉमा पे, कैसे कैसे ये ट्रॉमा केसेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंटेंसिटी। जैसे आपके फाइब्रॉइड का केस है, कोई भी केस है, आपके पास इनफर्टिलिटी का केस है, इंटेंसिटी क्या है मायाजाम। पिछले मेडिकल हिस्ट्री को देख के आप पता लगाते हो मायाजाम इरेटिक, इरेटिक मतलब बहुत अंधाधुंध, अनाप शनाप तरीके से
चल रहा है या बहुत ग्रेजुअली चल रहा है, वेदर इट इज ग्रेजुअल और रैम्पेंट, एज आई सेड, क्रॉनिक, लो और उत्तम जी हिटेश से बखेड़ की कैसी है, ससेप्टेबिलिटी का स्टेटस क्या है, डेप्थ ऑफ पैथोलॉजिकल चेंज. So now we are coming to the case of leiomyoma. So now we are coming to the last part. Now in this case actually जो हमने start किया था, am I clear sir? आवाज आ रही है? Yes sir, बिल्कुल. Thank you very much. So now we are in the last part of presentation. बहुत जल्द आप लोग फ्री हो जाएंगे. Now जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि how actually surgery compiles a how homeopathy is actually a point of non-surgical intervention. मैं इस केस में आपको कोशिश करूंगा समझाने की. अब अगर ये केस आप देखें, मेरे पास आया था फरवरी 18 में, और इसमें फाइंडिंग्स क्या थी? फैटी लिवर था, गॉल ब्लैडर में स्टोन था, 3 फाइब्रॉइड थे, राइट ओवेरियन सिस्ट थी. फाइब्रॉइड दे आर प्योर सर्जिकल इंटरवेंशन, और ओवेरियन सिस्ट के लिए भी सर्जिकल इंटरवेंशन हो जाता है. और मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं कि राइट साइड की ओवरी थी, पेशेंट की राइट साइड को ओवरी को सिस्ट निकालने के चक्कर में पूरी ओवरी निकाल दी, और बाद में जब लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट आई तो पेशेंट को पता चला. तो दीज आर 3 सर्जिकल कंडीशंस इन दिस लैब रिपोर्ट which you will see if you will go through it very grossly. So I have emphasized it. Now what was the patient? Tendency of abscess separation, copious leukorrhea, breast undeveloped when she was a young girl, और याद रखिए history of genital warts, persistent ankle eczema, history of urethrolethiasis, choleriac constitution, alcohol intake. I really don't like butter. अच्छा मैडम की ये बात और थी, बटर अच्छा लगता है, दारू अच्छी लगती है, but tendency to eat lot of fruit. अब आप देखिए इसमें क्या है, अल्कोहल भी है, व्हाट इज दिस एक्चुअली? नेचर वाइज क्वाइट. जब आप उसको देखते हो, बात करते हो, तो आपको पहले तो वो क्वाइट लगती है, फिर जैसे जैसे डिटेल में जाते हो थोड़ी सी एब्रप्ट लगती है, वेरी स्पॉन्टेनियसली जवाब दे रही है, और अंत में आपको पता चलता है शी इज ट्रेमेंडसली सेक्सुअली एक्टिव विथ एंजाइटी व्हेन अलोन. अब आप ये जो चीज देख रहे हो ना, मैंने बहुत आसानी से 2 मिनट के अंदर नरेट कर दी. एब्सेस, कोपियस, ल्यूकोरिया, ब्रेस्ट अनडेवलप्ड, ये निकालने में सिम्टम्स एक वक्त लग जाता है, और उस वक्त को आप जितना शॉर्टेंड करोगे, जितनी जल्दी आप अपने अंदर ही काबिलियत पैदा करोगे कि आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 20-25 मिनट, 1 घंटे के अंदर आप ये सारे सिम्टम्स निकाल लो, उतना खूबसूरत आपका प्रिस्क्रिप्शन बनेगा. दिखने में बड़ी आसान लगती हैं चीजें. शी वाज प्रिस्क्राइब्ड लाइकोपोडियम 0/3 and 0/5, and she was frequently repeated QID 6 times per day. The second sonography February के बाद April में, because she was quite anxious. उसका नेचर था, she did it. Fibroids बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा. Cyst चली गई, बट अब एक नई चीज देख रहे, फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस. दिक्कत की बात क्या हो गई? This lady developed hemorrhoids after taking our medicine. और उसके बाद अत्यधिक मात्रा में स्लीपलेसनेस और पाउतलियों की जलन आनी शुरू हो गई. घबरा के उठती थी रात को, सपनों की वजह से, नींद न आने की वजह से, दम घुटने की वजह से. और अब उसे लगने लग गया कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर भी पाओगे या नहीं. फरवरी से लेके जैसे तैसे मैं आया हूं अप्रैल तक, मार्च अप्रैल 2 महीने. बट व्हाट वाज माय बेंचमार्क? मैं कह रहा ठीक है आप छोड़ दो ट्रीटमेंट. But behind that knowledge of conventional medicine, जिसका वो ट्रीटमेंट लेके मेरे पास आई थी, मैंने उसे समझा दिया था ये आपको नुकसान हो सकते हैं, बच्चेदानी निकालोगे आपको ये नुकसान होगा. That fear ना, that kept her in with touch with homeopathy के वहां जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, तो चलो. और मैंने कहा क्या नुकसान है, 3 महीने बाद करा लेंगे ऑपरेशन, तो 3 महीने बाद भी हो सकता है. सो बेस्ड ऑन दिस सॉफ्ट चॉकलेट टॉक्स कहता हूं मैं, और ये चॉकलेट टॉक्स आपको करनी आनी चाहिए. She was prescribed Lecasis 200 and 1M. और मैं आपको फिर एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा है 200 की 1 डोज देके छोड़ दो, 1M की 1 डोज देके छोड़ दो, तो भैया जिससे सुना है ना उसको करने देना ये सब. Homeopathy is a science of experience and experiment. Master Hahnemann has said, let your case decide. उसको 200 महीने में एक बार देनी है या कैसे देनी है. Now we have a sonography. फैटी लिवर विद ऑल्टर्ड इकोग्राफी, ये प्रीवियस रिपोर्ट का था. अब क्या है? फैटी लिवर विद ऑल्को इकोटेक्सचर, बट गॉल ब्लैडर स्टोन इज नेगेटिव.
पहला सर्जिकल इंटरवेंशन। 3 फाइब्रॉइड थे, अब आपको यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। राइट ओवेरियन सिस्ट नेगेटिव। सो नाउ वी हैव अ सेटिस्फैक्शन। फरवरी से चले थे, जुलाई आ गया, हमने गॉल ब्लैडर के स्टोन को हटाया है, हमने एक फाइब्रॉइड हटाया है, हमने ओवेरियन सिस्ट हटाई है, पेशेंट इज स्लाइट बेटर। अब आप देखिए 5 महीने की सोनोग्राफी के बाद उसके साथ क्या हुआ। ये उसकी सोनोग्राफी थी एंड शी हैड अ सिंगल फाइब्रॉइड, एवरीथिंग गॉन, फैटी लिवर नॉर्मल, गॉल ब्लैडर नेगेटिव, 2 फाइब्रॉइड्स ओनली 1 फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट नेगेटिव, नो फ्री फ्लूइड, दैट मींस इन्फेक्शन हैज गॉन। अब इसके बीच में और स्लाइड्स थी जो मैंने हटाई क्योंकि मुझे पता था मैं वेबिनार ले रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन डिटेल्स थे वो मुझे हटाने पड़ गए क्योंकि इट वाज अ शॉर्ट टर्म। बट यू सी दिस इज हाउ, एंड दिस इज विदिन 3 months आई हैव अ केस वेयर आई कैन डेमोन्स्ट्रेट कि आप इसको 6 सेंटीमीटर की गांठ, 4 से 6 सेंटीमीटर की गांठ आप 3 से 4 महीने में हटा सकते हो। आई हैव अ डॉक्यूमेंटेड केस। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस का केस है जहां आप उसको बहुत इजीली होम्योपैथिक इंटरवेंशन से ठीक करते हो। और एक किसी जमाने में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करता था, तो अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करने में मैं इन स्लाइड्स का यूज कर रहा हूं। आज और कल में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जिस बंदे को तुम सुन रहे हो ये उसका उदाहरण है, तो डोंट लूज होप। तुम नहीं जानते कल क्या ला सकता है, ये सिर्फ तुम्हारी आज की मेहनत पे डिपेंड करता है। तो सवाल ये है कि सक्सेस अचीव कैसे करनी है। इसके बाद ये सवाल आता है, आई मस्ट नॉट फियर। तुम किसी भी चीज को लेकर डरो मत। फियर इज अ माइंड किलर। हम जब केस लेते हैं ना, हम एंशियस हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को कोई डर नहीं लगता, बट मेरे को पॉजिटिव फियर लगता है। मेरे को वहां तक डर लगता है जो मेरे को परपेचुएट करता है रात को 12 बजे उठ के पढ़ने के लिए कि तू पढ़, कल तेरा केस आएगा। क्लास छोड़ने के बाद मेरा डर मुझे मजबूर करता है कि मैं देखूं ऐसा क्या हो सकता है, कहां ऐसी रिसर्च है जहां मुझे कुछ मिल जाए। तो फियर इज द लिटिल दैट ब्रिंग्स टोटल ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन मतलब यू आर फिनिश्ड। लेट्स फेस योर फियर यार, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आई विल परमिट यू टू पास ओवर मी, थ्रू मी। मैं चाहूंगा मेरा डर मेरे ऊपर से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ मैं बचूंगा, मेरे अंदर डर कहीं नहीं होगा। So these are your cases and it is you. On a lighter note, केस को मैं बहुत मजाक में अंत करना चाहता हूं। गला दबा दो अपनी बीमार, सामने वाले पेशेंट की बीमारी का, छोड़ो मत। अल्टीमेटली बीमारी गला खोल के भाग जाएगी, पेशेंट फ्री हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग ऑल द एक्लॉट्स। और आखिरी में आप प्लीज मेरी इस बात को याद रखिएगा, जिंदगी तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा आएगी। योर लाइफ विल ऑलवेज फ्लैश बिफोर योर आइज। जब तुम अपनी जिंदगी को पलट के देखो तो उसको मुस्कुरा के देखो और एंजॉय करके देखो, और दूसरों के शेयर कर सको जैसे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दीपक सर, मुझे मौका देने के लिए दिल्ली के मेरे दोस्तों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कभी आप लोगों से पर्सनली जरूर मिलूंगा और तब मैं अपने मन की बातें बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। मैं अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ और अपना ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ। आप प्लीज जब ठीक समझे मुझसे फोन करें, मेरे ईमेल पे डिस्कस करें, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स मेरे से मांगे। आई एम वेरी मच थैंक यू दीपक सर, आपने मुझे ये मौका दिया। प्लीज टेक केयर सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका छोटे भाई जैसा हूँ और प्लीज़ सर मत बोलिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने सभी लोगों को शुरुआत में बताया कि जब मैंने इलाहाबाद में सर को सुना था, तो मुझे लगता है कि वहाँ का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो सर की बातें ना समझ पाया हो। आज भी आज जब शुरू से आप सुन रहे हैं तो सर ने एक चीज़ पे बहुत अच्छे से जोर दिया है कि पढ़ो, पढ़ो और पढ़ाई करो। आपके गुरु पता नहीं कब मिल जाएंगे, आप ढूंढते रहो बस। आप ढूंढते रहोगे तो आपके गुरु जरूर मिलेंगे। जैसे सर ने बताया कि पहले थोड़ा भटके हुए थे, फिर उसके बाद जब गुरु मिले तो एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो गया और सर ने वो सब चीजें अचीव करी जो वो चाहते थे, या हो सकता है सोचा भी ना हो। वो सब सर्जिकल केसेस भी ठीक हुए। एक बात सर ने बहुत अच्छी कही कि जो होम्योपैथी है वो पिछले 200 सालों से वो रुतबा रखती है जो अभी तक भी साइंस शायद खोज नहीं पाई है। और ये हमारा काम नहीं है कि हम अपने डायल्यूशन में मॉलिक्यूल ढूंढें, ये तो साइंटिस्ट का काम है, वो ढूंढेंगे। आप अपना काम करते रहिए। अब से 200 साल पहले डॉक्टर हैनीमैन सर ने, बाकी रिसर्चर्स ने ये बता दिया था कि गुस्सा सुबह आएगा तो कौन सी मेडिसिन होगी, शाम को आएगा तो कौन सी मेडिसिन होगी, रात को आएगा तो कौन सी मेडिसिन होगी, सुबह आएगा तो कौन सी मेडिसिन होगी। तो इतना डिफरेंशिएशन वर्ल्ड की किसी भी सिस्टम में नहीं है जो मेडिकल सिस्टम्स है। होम्योपैथी अपने आप में एक
जादू है, बस हमें समझना है और हमें इसको एक्सप्लोर करना है। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है कि जितना हम आगे हैं उतना कोई भी नहीं है। जब मैंने अभी पिछला लेक्चर लिया था तो आप लोगों को बताया कि जब फीवर को हम लोग फिजियोलॉजिकल पढ़ते हैं तो उसमें 4 पॉइंट्स उन्होंने डिफाइन किए हैं कि फीवर इन पॉइंट्स की वजह से होता है, लेकिन उसमें से 3 ही डिफाइन है, चौथा उनके पास भी नहीं है। तो हमारे पास, उनके पास फीवर की एक ही मेडिसिन है और हमारे शायद ढेरों मेडिसिन है। शायद कोई भी मेडिसिन फीवर में कहीं भी काम कर जाती है। तो हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट करना होम्योपैथी की विशेषता रही है। होम्योपैथी पूरी दुनिया में एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो आपके फिजिकल सिम्टम्स को आपके मेंटल स्टेट से कनेक्ट करता है और ये बताता है कि एक्चुअली आपका फिजिकल सिम्टम क्यों आया होगा। सर ने एनालिसिस की बात करी, जब तक आप इसको नहीं समझोगे, जब तक आप इसको ट्राई नहीं करोगे, मैं ये नहीं कहता, सर ने भी ऐसे ही बताया कि ये एक 1 डे प्रोसेस है। आप बस करते जाइए और करते जाइए। आपको 2 महीने, 6 महीने, साल भर, हो सकता है 2-4 साल लगे, बस आएगा जरूर। ये कॉन्फिडेंस रखिए और डरिए मत। डरने का तो वैसे भी कुछ सवाल नहीं है, हम तो वैसे भी बहुत सुपीरियर हैं। जब भी कोई मुझसे होम्योपैथी की बात करता है तो मैं कहता हूँ कि बहुत सुपीरियर है, क्योंकि हम लोगों के पास डिवीजन ही इतने सारे हैं। कोई भी मेडिकल सिस्टम ये डिफाइन नहीं करता किसी भी तरीके से कि अगर मेरे को एंजाइटी हो रही है तो सुबह 4 बजे कौन सी मेडिसिन है, रात को 2 बजे कौन सी मेडिसिन है, दोपहर को कौन सी मेडिसिन है। ये सिर्फ होम्योपैथी की एक विशेषता है। बस हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को वो चीजें कैच करनी पड़ेंगी जो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। और आप, जैसे सर ने जब इमेज बताई थी जिसमें पानी पानी था, तो अपनी कार की बोनट की जगह उस पानी को भी देख लीजिए और हो सकता है कि उस पानी की गहराई को देख लीजिए और ये देख लीजिए कि पानी कितनी देर में नीचे जाएगा। वही दवा छिपी है, बस वहीं दवाई छुपी है। तो ये बहुत बढ़िया है सर, बहुत ही बढ़िया। और आप थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेशनल स्पीकर हैं और आज आपने, मुझे लगता है कि हर एक बंदे को फिर से एक मोटिवेशन दिया है। मुझे खुद मेरा सौभाग्य है। मुझे खुद को दिया है। और मैं उस दिन भी जब इलाहाबाद में था तो आपकी तारीफ मैंने बहुत की, कई सारे बच्चों को मैंने बताया और मैंने उसी समय सोचा था कि आपको दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में जरूर लेकर के आऊँगा। लेकिन अभी इस लॉकडाउन के दौरान तो वेबिनार हमें सबसे अच्छा माध्यम लगा। हमारी लगातार सीएमई होती है सर, लास्ट संडे को 1932 से ये होता आ रहा है, बहुत लगातार बढ़िया सर। होती है और दिल्ली की सबसे पुरानी एसोसिएशन है, 1932 से बनाई हुई। और डॉक्टर वीपी सिंह सर हमारे पैटर्न हैं जो हमारे लिए एक इंजन का काम करते हैं, हमें बस खींचे जा रहे हैं और हम लोग खींचे जा रहे हैं। सिंह साहब, कोई क्वेश्चन आपके? मुझे सुधार सर के व्यूज, मैम के व्यूज। जी जी, मैं चाहूंगा डॉक्टर वीपी सिंह सर से, प्लीज सर, सर का धन्यवाद करें। हाँ, सुधार करूं? डॉक्टर वीपी सिंह सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, डॉक्टर त्यागी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में सर। और आपने जो आज एक्चुअली ऑर्गन, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स और पैथोलॉजी, एनाटॉमी सब इसमें छू दिया है और इतने सही तरीके से आप लोगों ने पढ़ाया है एक्चुअली। और एक जो एक गुरुजी एक पढ़ाते हैं उस तरह की टोन में जो शायद 30-35 साल के बाद सुनने को मिला है। अदरवाइज तो एक जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, गुरुजन जो होते हैं वो अपनी टोन में ही पढ़ाते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा तो ये हुआ कि 35 साल पहले की यादें जो है ताजा हो गई। बहुत अच्छा धन्यवाद। आपका जो लेक्चर था बहुत बढ़िया लगा। सर्जरी जो है लगता है कि हम बहुत से केसेस में सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं और होम्योपैथिक छोटी छोटी मीठी गोलियों से हम उसको ठीक कर सकते हैं। आपके आज के इस सराहनीय इस लेक्चर को हम बहुत बहुत आज कृतज्ञ हैं आपके लिए डॉक्टर त्यागी। बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मेरा था सर एक क्वेश्चन है। जी सर। तराशी एक स्टूडेंट है, वो पूछती है, सर शैल वी बिगिनर्स टेक अप द सर्जिकल केस लाइक फाइब्रॉइड्स और शुड वी रिफर द केस टू मोर एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ? डॉक्टर तराशी, तुम बहुत अच्छे सवाल पूछते हो हमेशा, तो तुम्हारे सवाल की काबिलियत पूछने से ही मुझे लगता है कि तुम जब चाहो ले सकती हो। बट बेटा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इट इज योर इनर कॉलिंग। तुम कब केस ले सकती हो, कब केस नहीं ले सकती, बेटा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम खुद डिसाइड करोगी। मैंने शुरुआत में एक चीज कही थी, जो मैं अब खुद को मुखातिब होकर कहा था कि 5 साल 7 साल पहले कोई मुझसे बोलता ना, डॉक्टर साहब फाइब्रॉइड ठीक हो जाएगा होम्योपैथी से, मैं बहुत पता जैसे कहता ना, मेरी टोन में वो बात नहीं होती थी तराशी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं ब्लीडिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन कोई ठीक ही नहीं हुआ था मेरे से। और मेरे से ठीक इसीलिए नहीं था क्योंकि कमी मेरे अंदर थी। होम्योपैथी में कोई कमी नहीं थी, मेरी नॉलेज में कमी कह लो,
मेरे अंडरस्टैंडिंग में कमी कह लो, कहीं भी कमी मेरे अंदर की तराशी। फिर जब धीरे धीरे, तुम जानती हो अच्छे से कि मैं जब ऑब्स गायनी में आया, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे फिर चीजें इंप्रूव होती चली गई। तो तराशी जाओ, जाके पढ़ो, और जिस दिन तुम खुद काबिल हो जाओगे, तुम्हारे अंदर से आवाज आ जाएगी आज तो कोई भी आ जाए, हर बीमारी के लिए इनकमिंग फ्री है। तो इट इज ऑल योर इनर कॉलिंग तराशी। मेक योरसेल्फ रेडी। एक लाइन मैं भी बोल देता हूँ इसमें। जी सर। तराशी बेटा, कब तक रेफर करोगी? कभी तो आपको लेना ही है, तो आज से ले लो, हेल्प लो। अगर मान लो आप कहीं फंस जाते हैं तो आप अपने सीनियर्स को रेफर करने की बजाय आप उनसे हेल्प लो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन कभी ना कभी तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये समझिए कि आज ही मेरा पहला केस है, अगर ये ठीक हो गया तो आगे भी आएंगे, क्योंकि अगर ये रेफर हो गया तो हो सकता है कि वो जहाँ रेफरेंस दिया है वहां पहुंचे। तो हमेशा हर एक केस को नया, मैं भी जब आज प्रैक्टिस करता हूँ तो अगर कोई नया केस आता है तो मैं भी यही सोचता हूँ कि ये मेरे पास आया है और मेरे लिए आया है और मेरे से ही ठीक होकर जाएगा, बस मेरा ये है। और सर की एक बात और भी बहुत अच्छी है कि उस बीमारी का गला दबा दो। और आखिरी में एक लाइन याद रखो, ठीक नहीं हुआ ना जी, तो हो ना, जब तक शिकारे नाकामी, आदमी काम का नहीं होता। बिल्कुल सर। तो तुम अपनी नाकामी से ही सीखोगी। तो अगर नाकाम भी हो रहा तो भी मस्त रहो, आगे चलते रहो। जयपुर की बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट है, 6 पहले सर्जरी केसेस उनकी डेथ हो गई, 6 केसेस मरने के बाद ऊपर वाले ने कहा मैंने ले ली सारी बली, अब सब ठीक होंगे। तो वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट बेटा, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड गिव योर बेस्ट शॉट प्लीज सर। और कोई क्वेरीज हो? एक क्वेश्चन और है, कोई ऑप्स और गायनी के जो अच्छी बुक है, क्योंकि आप एचओडी है गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट के, तो जरूर बच्चों को बता दीजिए जो सभी। देखो सारी किताबें अच्छी हैं, सबसे पहले तो तुम्हारे जो दत्ता पढ़ने को मिलती है, तुम दत्ता को पढ़ो ढंग से। जी, जो भी किताब तुम्हारे पास है, ऑगेरन में ए.के. दास भी खराब नहीं है, ए.के. दास भी बहुत अच्छी है, तुम पढ़ो तो ढंग से। कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसको ढंग से पढ़ो, और उसके बाद जो भी तुम पढ़ रहे हो ये सोचो ऑगेरन में ये कैसे दिखेगा, फिलोसफी में, मैथमेटिका में ये कैसे इंटरप्रेट होगा। जब कैंथेरिस तुम पढ़ते हो तो कोई भी केस देख लो, यूटीआई का कैंथेरिस दे देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर माउथ पे बर्निंग है तो एक अलग दवाई है, अंदर की तरफ जाते हुए बर्निंग है तो एक अलग दवाई है। तो बी वेरी प्रिसाइज, पर्टिकुलर एंड पिन पॉइंट इन योर स्टडीज। और सारी किताबें अच्छी हैं, दत्ता पढ़ लो, लोबो पढ़ लो, बट मिनिमम से मिनिमम गायनी ऑब्स को पढ़ो ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए, और उसके बाद उसको होम्योपैथी में इनकॉर्पोरेट करो। मैथमेटिका, फिलॉसफी, इन चीजों को ज्यादा पढ़ो, जिससे तुम जो तुमने थ्योरी एक्वायर की है ऑब्स गायनी की, उसकी अंडरस्टैंडिंग केसेस में डेवलप हो सके। बिल्कुल सर, सारी बुक्स सही हैं, बस आप उसमें से क्या ले रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मुझे लगता है लियोन स्प्रॉप भी पढ़ लें और उसमें से कुछ लिया नहीं तो सब बेकार है। तो जो भी आपको बुक लगी, जो ऐसा लगे कि इसमें से मुझे सबसे अच्छा मिल रहा है, बस वही आपके लिए अच्छी बुक है। मेरे अपना रिकमेंडेशन ये है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि दो हमारी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर श्वेता सिंह, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी आपका थैंक यू बोलें। डॉक्टर श्वेता सिंह। नमस्ते श्वेता जी। हेलो सर। हेलो मैम। बहुत स्वागत है आपको, बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिली। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, योर नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज विद अस। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर सर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता लेट हो गए, और नहीं कोई दिक्कत नहीं। लगता है कि हमारा एक सेशन और होना चाहिए, जब भी आप टाइम देंगे अगले महीने कभी भी रख लेंगे सर, उसको थोड़ा अच्छे से, ताकि और लोग जुड़ सके। और वो जो सेशन है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे जो आजकल भटके हुए हैं। जरूर। जैसा आपने बताया कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस 200 की एक डोज देकर के छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप होम्योपैथी बहुत सीखो। एक्चुअली सिर्फ कमी सिर्फ एक है सर, बीएचएमएस खत्म होते ही एमडी पीएचडी खत्म होती, किताब बंद हो जाती, जो सबसे बड़ा गलत है। जी बिल्कुल। सिस्टम में बस यही प्रोवोक करना है, पढ़ना है। और एक्चुअली में तो किताब उसी समय खुलनी चाहिए। एग्जैक्टली जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एवरीवन सर। प्लीज टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर वीपी सिंह, थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू एवरीवन।